7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा से इजराइल की ओर कम से कम 5,000 रॉकेट दागे। इस हमले में लगभग 1,400 इजरायली मारे गए और कई इजरायली सैनिकों और नागरिकों, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, को गाजा पट्टी में बंधक बना लिया गया। एक दिन बाद इजराइल ने प्रतिशोधी हमले शुरू किए और हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। दिसंबर 2024 तक लगभग 45,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और लगभग 1 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल ने गाजा को खाद्य, पानी, बिजली और ईंधन आपूर्ति बंद कर दी, जिससे क्षेत्र में गहरा मानवीय संकट उत्पन्न हुआ। इजराइल ने गाजा के उत्तरी हिस्से के निवासियों से क्षेत्र खाली करने को कहा, जबकि हमास ने उन्हें वहीं रुकने की अपील की। इसके अलावा लेबनान से इजराइल की ओर रॉकेट दागने के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी गोलीबारी का आदान प्रदान हुआ, जिसके जवाब में इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले किए। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का इतिहास। आज के दिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे खून खराबे के संघर्ष को समझने के लिए इस स्थान और इससे जुड़े लोगों का पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है। हालांकि वर्तमान संघर्ष की जड़ें 20वीं सदी में हैं, फिर भी इस क्षेत्र का प्राचीन इतिहास समझने से हम इस स्थान के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को जान सकते हैं, विशेष रूप से संघर्ष में शामिल मुख्य पक्षकारों के लिए। आज इजराइल पश्चिम एशिया में एक छोटा सा देश है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय या मणिपुर के आकार के बराबर है। यह पश्चिम में भूमध्य सागर, दक्षिण में मिस्र, पूर्व में जॉर्डन और सीरिया और उत्तर में लेबनान से घिरा हुआ है। यहाँ कई ऐसे स्थल हैं जो यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए समान रूप से धार्मिक महत्व रखते हैं, और इसका इतिहास अत्यंत जटिल है। आज इजराइल की जनसंख्या में अधिकांश यहूदी हैं, हालांकि यहाँ ईसाई और मुसलमानों की भी अल्पसंख्यक आबादी है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का प्राचीन इतिहास। इजराइल के प्राचीन इतिहास के बारे में जो अधिकांश जानकारी हमें मिलती है, वह हिब्रू बाइबल से प्राप्त होती है। इजराइल की उत्पत्ति बाइबल के महान व्यक्तित्व अब्राहम से जुड़ी हुई है। अब्राहम के वंशजों को सैकड़ों वर्षों तक मिस्र में गुलामी का सामना करना पड़ा था। उसके बाद वे कानान, जो आज के इजराइल के बराबर है, में बस गए। लगभग 1000 ईसा पूर्व राजा दाऊद ने इस क्षेत्र पर शासन किया। उनके पुत्र सुलैमान ने प्राचीन यरूशलेम में पहले मंदिर, सुलैमान का मंदिर, का निर्माण किया, जो लगभग 957 ईसा पूर्व हुआ। लगभग 931 ईसा पूर्व इस क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें उत्तर में इजराइल और दक्षिण में यहूदा राज्य था। करीब 722 ईसा पूर्व इजराइल राज्य पर असीरियन आक्रमण हुआ और उसे नष्ट कर दिया गया। 6ठी सदी ईसा पूर्व में बाबिलोनियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, जहां उन्होंने यहूदा पर नियंत्रण किया और पहले मंदिर को नष्ट कर दिया तथा यहूदियों को बाबुल में निर्वासित कर दिया। 538 ईसा पूर्व में बाबिलोनियों को अचमेनिद साम्राज्य द्वारा पराजित किया गया, जिसके सम्राट साइरस ने यहूदियों को यहूदा लौटने की अनुमति दी, जहां उन्होंने सुलैमान के दूसरे मंदिर का पुनर्निर्माण किया। 70 ईस्वी में रोमनों ने दूसरे मंदिर को नष्ट कर दिया, जो पहले यहूदी रोम युद्ध के अंत का प्रतीक था। दूसरे मंदिर से लुटे गए सोने और अन्य सामग्रियां रोम के प्रसिद्ध कोलोसियम के निर्माण में इस्तेमाल हुईं। 132 से 136 ईस्वी में बार कोख्बा विद्रोह के बाद रोम के सम्राट हैड्रियन ने यरूशलेम से सभी यहूदियों को निष्कासित कर दिया, जो समय समय पर रोम विरोधी विद्रोहों का केंद्र रहा था। हैड्रियन ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए प्रांत से यहूदियों के किसी भी निशान को समाप्त कर दिया और इसे जूडिया से बदलकर सीरिया पालेस्तीना नाम दिया। यह कदम यहूदियों के जूडिया से जुड़ाव को नष्ट करने और यहूदी धर्म के पालन पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से था, ताकि उस राष्ट्र को समाप्त किया जा सके जिसने रोम साम्राज्य पर भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद के कई सदियों तक
इज़राइल का क्षेत्र विभिन्न साम्राज्य और शासकों द्वारा आक्रमण और शासन किया गया, जिनमें पारसी, रोमानी, यूनानी, अरब, फातिमीद, सेल्जुक तुर्क, क्रूसेडर्स, मिस्री, ममलूक और अंततः ऑटोमन शामिल थे। आधुनिक इतिहास 1517 से 1917 तक ऑटोमन साम्राज्य ने पश्चिम एशिया के अधिकांश क्षेत्रों सहित इज़राइल के क्षेत्र पर शासन किया। 19वीं सदी में इज़राइल फिलिस्तीन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 87% मुसलमान, 10% ईसाई और 3% यहूदी थी। सभी रिपोर्ट्स के अनुसार इन समुदायों के बीच शांति और सौहार्दपूर्ण संबंध थे। यरूशलेम शहर में तीनों समुदायों की जनसंख्या लगभग समान थी। 19वीं सदी में एक ऑस्ट्रो हंगेरियन यहूदी पत्रकार थियोडोर हर्जल ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना का विचार प्रचारित किया। इस विचार को ज़ियोनिज़्म के नाम से जाना गया, जिसे यूरोप में यहूदियों के बीच बड़े पैमाने पर समर्थन मिला, जहां उन्हें भेदभाव और पोग्रोम्स, हिंसा का सामना करना पड़ रहा था। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने बाल्फर घोषणा की, जिसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के लिए यहूदी समर्थन प्राप्त करना था। इस घोषणा में यह वादा किया गया था, फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना। यह समस्या उत्पन्न करता था क्योंकि 1916 में ब्रिटिशों ने फ्रांस के साथ गुप्त रूप से एक समझौता किया था, जिसके अनुसार युद्ध के बाद अरब क्षेत्रों का विभाजन होगा और फिलिस्तीन ब्रिटिश नियंत्रण में होगा। इसके अलावा ब्रिटिशों ने 1915 में मक्का के शेरिफ हुसैन से यह वादा किया था कि यदि वह ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ अरब विद्रोह का नेतृत्व करेंगे तो हुसैन को फिलिस्तीन सहित उस क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार मिलेगा, जो उन्होंने वास्तव में किया। फिलिस्तीन के अरबों ने इस घोषणा का तीव्र विरोध किया, क्योंकि उनको डर था कि इस क्षेत्र में यहूदी राज्य की स्थापना से फिलिस्तीनी लोगों का दमन होगा। मैंडेटरी फिलिस्तीन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने फिलिस्तीन में एक उपनिवेश स्थापित किया, यह कहते हुए कि वे इस क्षेत्र पर तब तक शासन करेंगे जब तक फिलिस्तीनी स्वयं शासित होने के लिए तैयार नहीं हो जाते। इसे मैंडेटरी फिलिस्तीन कहा गया, क्योंकि यह लीग ऑफ नेशंस के आदेश के तहत था। इससे पहले भी यूरोप से यहूदियों की बड़ी संख्या फिलिस्तीन में आ रही थी, यह आशा रखते हुए कि वे अपने घर की स्थापना कर सकेंगे, क्योंकि वे सदियों से निर्वासित थे। इस बीच 1920 और 1930 के दशकों में फिलिस्तीन में यहूदी जनसंख्या सैकड़ों हजारों की संख्या में बढ़ी, जिसे ब्रिटिशों द्वारा समर्थन मिल रहा था। इस समय के दौरान बढ़ते यहूदी समुदायों और अरबों के बीच तनाव बढ़ने लगा। 1936 में फिलिस्तीनी अरबों ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि वे खुद को एक राष्ट्र के रूप में देख रहे थे। इस विद्रोह को ब्रिटिशों ने यहूदी मिलिशिया की मदद से दबा दिया। हालांकि विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने एक व्हाइट पेपर जारी किया, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी आप्रवासन को सीमित किया गया और 10 वर्षों के भीतर एक संयुक्त यहूदी अरब राज्य की स्थापना का आह्वान किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप से होलोकॉस्ट से बचने वाले कई यहूदियों को अवैध रूप से आप्रवासन सीमा के कारण यहूदी संगठनों द्वारा फिलिस्तीन लाया गया। तनाव बढ़ने के कारण ब्रिटिशों ने इस समस्या को संयुक्त राष्ट्र के नए स्थापित संगठन को सौंप दिया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में अलग अलग फिलिस्तीनी और यहूदी राज्य स्थापित करने के लिए मतदान किया, जिससे फिलिस्तीन का विभाजन हुआ। इस योजना को अरबों ने अस्वीकृत कर दिया। इज़राइल राज्य की स्थापना। मई 1948 में डेविड बेन गुरियन के प्रधानमंत्री के रूप में इज़राइल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। इस घोषणा के बाद 1948 में अरब-इज़राइल युद्ध शुरू हुआ, जिसमें 5 अरब देशों इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र ने इज़राइल पर आक्रमण किया। 1949 में एक संघर्ष विराम की घोषणा की गई और समझौते के तहत पश्चिमी तट को जॉर्डन को और गाज़ा पट्टी को मिस्र को सौंपा गया। हालांकि इज़राइल ने युद्ध जीत लिया,
फिर भी अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की योजना के मुकाबले अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया था। पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन के नियंत्रण में था। 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों ने इस क्षेत्र से पलायन किया और वे पड़ोसी अरब देशों में शरणार्थी बन गए। फिलिस्तीनी इस युद्ध को नकबा, आपत्ति या विपत्ति कहते हैं, क्योंकि वे बिना राज्य के हो गए थे। 1956 में जब मिस्र के गमाल अब्देल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, तो तनाव फिर से बढ़ गया। इसके परिणामस्वरूप स्वेज संकट हुआ। इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप पर हमला किया और ब्रिटिश और फ्रांसीसी समर्थन से नहर को पुनः प्राप्त किया। आगे के युद्ध 1967 में 6 दिवसीय युद्ध शुरू हुआ, जिसमें इजराइल ने गाजा पट्टी, पश्चिमी तट, गोलान हाइट्स और सिनाई प्रायद्वीप पर नियंत्रण प्राप्त किया। इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम को भी कब्जे में लिया। 1973 में यौम किप्पुर युद्ध हुआ, जब सीरिया और मिस्र ने इजराइल पर हवाई हमले किए। 2 सप्ताह बाद एक संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के माध्यम से संघर्ष समाप्त हुआ। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO को बाहर कर दिया। PLO का गठन 1964 में फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से किया गया था। इस बीच इजराइल ने उन क्षेत्रों में यहूदी बस्तियां बनानी शुरू कर दी थीं जिन्हें फिलिस्तीनी क्षेत्र माना जाता था, जिसमें पूर्वी यरूशलेम भी शामिल था। यरूशलेम का महत्व। यरूशलेम एक प्राचीन शहर है जिसे इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपनी राजधानी मानते हैं। इजराइल इसे अपनी निर्विवादित राजधानी के रूप में दावा करता है, जबकि फिलिस्तीनी इसे नकारते हैं, यह कहते हुए कि उनका स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अधिकार है। यह शहर 3 अब्राहमिक धर्मों, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के लिए धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 1948 में इजराइल के स्वतंत्रता की घोषणा के बाद यरूशलेम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी यरूशलेम इजराइल की राजधानी बन गई, जबकि पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन का हिस्सा बन गया। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम सहित कई अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इजराइल के कब्जे के तुरंत बाद पूर्वी यरूशलेम को पश्चिमी यरूशलेम में मिला दिया गया, साथ ही कई पड़ोसी पश्चिमी तट के गांवों को भी शामिल किया गया। उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें इजराइल से कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस करने का आग्रह किया गया। 1980 में इजराइल की संसद कनेसेट ने यरूशलेम कानून पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि पूरा और संयुक्त यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अधिकांश हिस्से ने पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे को अवैध माना, जबकि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित किया। फिलिस्तीनी आमतौर पर पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी मानते हैं। 2017 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में स्वीकार किया। यरूशलेम यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। यरूशलेम का पुराना शहर पूर्वी यरूशलेम में स्थित है। यह 4 हिस्सों में बांटा गया है: मुस्लिम, यहूदी, ईसाई और आर्मीनियाई। यहूदी धर्म के लिए यरूशलेम का महत्व इसलिए है क्योंकि यह प्राचीन इजराइल राज्य की राजधानी थी, जिसे बाइबिल के राजा डेविड ने स्थापित किया था। यहाँ पहले मंदिर का निर्माण राजा सुलेमान द्वारा किया गया था, हालांकि इसके ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। पुराना शहर पश्चिमी दीवार, वेस्टर्न वॉल का घर भी है, जो दूसरे मंदिर का हिस्सा था। यह स्थान यहूदियों के लिए पवित्र है। मुसलमानों के लिए यरूशलेम तीसरा सबसे पवित्र शहर है, मक्का और मदीना के बाद। पुराना शहर स्थित अल-अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद को रात्रि यात्रा के दौरान मक्का से यरूशलेम ले जाया गया था।
ईसाई धर्म के लिए यरूशलेम का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पवित्र कब्र का चर्च स्थित है। यह दो पवित्र ईसाई स्थलों का घर है, वह स्थान जहाँ यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और उनका खाली कब्रस्थल। मंदिर माउंट, जिसे अरबी में हरम अल शरीफ कहा जाता है, यहूदी और मुसलमानों दोनों के लिए पवित्र स्थल है। यह स्थान पुरानी शहर में स्थित है। वर्तमान में इज़राइल सुरक्षा व्यवस्था का नियंत्रण रखता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि कौन इस स्थल तक पहुंच सकता है, जबकि धार्मिक मामलों को जोर्डन के वक्फ द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केवल मुसलमानों को डोम ऑफ द रॉक और अलक्सा मस्जिद में प्रार्थना करने की अनुमति है, जबकि यहूदी पश्चिमी दीवार पर प्रार्थना कर सकते हैं। यरूशलेम दोनों समूहों के बीच शांति वार्ताओं के केंद्र में है, क्योंकि पवित्र स्थल उसी भूमि में स्थित हैं। पहली फ़लस्तीनी इंतिफादा 1987 में गाज़ा और पश्चिमी तट पर इज़राइल के कब्जे के खिलाफ फ़लस्तीनियों का एक विद्रोह हुआ। सैकड़ों लोग मारे गए और इसे पहली फ़लस्तीनी इंतिफादा, अरबी शब्द जिसका अर्थ है झटका देना, कहा जाता है। इंतिफादा का अंत 1993 में ओस्लो शांति समझौते के साथ हुआ और 1995 में एक दूसरा समझौता हुआ, जिसे इज़राइल के प्रधानमंत्री यित्ज़क राबिन और पीएलओ के नेता यासिर अराफात ने साइन किया। इसके बाद फ़लस्तीनी प्राधिकरण का गठन हुआ और इसने इज़राइल के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण लिया। दूसरी फ़लस्तीनी इंतिफादा 1997 में इज़रायली सेना ने पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों से अपनी सेना को हटा लिया। हालांकि ये समझौते क्षेत्र में स्थायी शांति नहीं ला सके और 2000 में दूसरी फ़लस्तीनी इंतिफादा शुरू हो गई। हिंसा का प्रारंभ इज़रायली राजनेता एरियल शेरोन के यरूशलेम स्थित अल-अक्सा मस्जिद के दौरे से हुआ। इसके बाद व्यापक दंगे और हिंसा फैली, जो कई वर्षों तक जारी रही। अंततः एक युद्ध विराम की घोषणा की गई और इज़राइल ने 2005 के अंत तक गाज़ा पट्टी से अपनी सेना और यहूदी बस्तियों को हटाने की योजना बनाई। पहला लेबनान युद्ध 6 जून 1982 से 5 जून 1985 तक चला। यह इज़राइल रक्षा बल (IDF) द्वारा दक्षिणी लेबनान में फ़लस्तीनी मुक्ति संगठन (PLO) को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया आक्रमण था। दक्षिणी लेबनान से PLO ने इज़राइल पर हमले किए थे, इसलिए इस आक्रमण का उद्देश्य इन हमलों को रोकना था। युद्ध ने इज़राइल के लिए एक सामरिक विजय दिलाई, लेकिन रणनीतिक रूप से यह विफल रहा। PLO को लेबनान से निकाल दिया गया, लेकिन इज़राइल के दुश्मन सीरिया ने अपनी प्रभावशाली स्थिति बढ़ा ली और 2005 तक लेबनान पर कब्जा किया। दूसरा लेबनान युद्ध हिज़्बुल्लाह, एक लेबनानी शिया इस्लामी राजनीतिक दल और मिलिटेंट समूह ने इज़राइल के साथ एक संघर्ष में भाग लिया, जो जुलाई 2006 में शुरू हुआ। युद्ध की शुरुआत तब हुई जब हिज़्बुल्लाह ने एक सीमा पार हमला किया, जिसमें 2 इज़रायली सैनिकों को पकड़ लिया और अन्य को मार डाला। इसके जवाब में इज़राइल ने एयर स्ट्राइक और दक्षिणी लेबनान, गोलान हाइट्स और उत्तरी इज़राइल में एक भूमि आक्रमण किया, जिसमें हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और पकड़े गए सैनिकों की रिहाई की कोशिश की। संघर्ष में महत्वपूर्ण जनहानि और विनाश हुआ, विशेष रूप से लेबनान में। कुछ महीनों के तीव्र युद्ध के बाद एक ब्रोकरेड युद्ध विराम हुआ, जिससे शत्रुताओं का अंत हुआ। हालांकि युद्ध विराम के बावजूद हिज़्बुल्लाह ने लेबनान में अपनी सैन्य ताकत और प्रभाव बनाए रखा, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव डालने वाले अनसुलझे मुद्दे बने रहे। हमास और इज़राइल युद्ध। हमास कौन है? हमास एक सुन्नी इस्लामिक मिलिटेंट समूह और एक राजनीतिक पार्टी है, जिसने 2006 में फ़लस्तीन में चुनाव जीतने के बाद फतह पार्टी को हराया था, जो PLO फ़लस्तीनी मुक्ति संगठन को नियंत्रित करती थी। हमास और इज़राइल के बीच युद्धों की सूची और इसके पीछे के कारण। 2006 में सत्ता में आने के बाद से
हमास लगातार इजराइल के साथ संघर्ष में लगा हुआ है। इसके पीछे प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। भूभागीय विवाद और गाजा का घेरा। हमास इजराइल को एक वैध राज्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता है और ऐतिहासिक फलस्तीन पर एक इस्लामिक फलस्तीनी राज्य की स्थापना की मांग करता है। इसके विपरीत इजराइल का प्राथमिक उद्देश्य अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना और उन क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना है जिन्हें वह अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता है, जैसे पश्चिमी तट और यरूशलेम। 2007 से इजराइल और मिस्र ने गाजा पर घेराबंदी की है, जिसका उद्देश्य हमास को अलग-थलग करना और उसकी सैन्य क्षमताओं को सीमित करना है। यह घेराबंदी माल और लोगों की आवाजाही को गंभीर रूप से सीमित करती है, जिससे गाजा में व्यापक आर्थिक संकट और मानवीय संकट पैदा हो रहा है। हमास इसके पूर्ण हटाने की मांग करता है, शांति और संघर्ष समाप्त करने की शर्त के रूप में। वैचारिक और धार्मिक मतभेद। हमास का संस्थापक चार्टर, जो 2017 में संशोधित हुआ था, ऐतिहासिक फलस्तीन में सभी क्षेत्रों पर इस्लामिक राज्य की स्थापना की बात करता है और इजराइल को नष्ट करने की मांग करता है। इसे शांति समझौतों जैसे ओस्लो समझौते का विरोध करते हुए यह इजराइल के खिलाफ एक असंगत समझौता मानता है, जो फलस्तीनियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। यरूशलेम, विशेषकर अल-अक्सा मस्जिद, यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है और इस पर विवाद अक्सर बड़े पैमाने पर हिंसा को जन्म देता है। राजनीतिक और शक्ति संबंध। हमास अपने संघर्षों का इस्तेमाल फलस्तीनियों के अधिकारों के सबसे बड़े रक्षक के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए करता है, खासकर फतह पार्टी के विपरीत, जो पश्चिमी तट पर शासन करता है। इन दोनों गुटों के बीच की यह प्रतिस्पर्धा फलस्तीनियों के नेतृत्व को खंडित करती है, जिससे एकता के प्रयासों को नुकसान होता है और इजराइल के साथ शांति वार्ता में जटिलताएं पैदा होती हैं। इजराइल की राजनीति, जो अक्सर चुनावों और गठबंधन की चुनौतियों से प्रभावित होती है, हमास के मुद्दे को कैसे हल किया जाता है, इस पर प्रभाव डालती है और हर बार राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार रणनीतियां बदलती रहती हैं। हिंसा और प्रतिशोध का चक्र। हमास अक्सर इजराइल के सैन्य हमलों के प्रतिशोध में रॉकेटों से हमला करता है या फिर गाजा पर इजराइल की कार्रवाई और यरूशलेम में तनाव बढ़ने पर रॉकेट लॉन्च करता है। इसके जवाब में इजराइल हमास के नेताओं, सैन्य बुनियादी ढांचे और हथियारों और लड़ाकों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सुरंगों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले और भूमि आक्रमण करता है। हालांकि ये कार्रवाइयां हमास के रॉकेट हमलों से प्रक्षिप्त होती हैं, लेकिन अक्सर गाजा में महत्वपूर्ण नागरिक हताहत होते हैं, जो और अधिक नफरत और संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। गाजा में मानवीय संकट। गाजा में चल रही घेराबंदी और युद्धों के कारण जीवन की स्थिति बेहद खराब हो गई है, जहां उच्च बेरोजगारी दर और बुनियादी सेवाओं जैसे बिजली, साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। इन कठिनाइयों के कारण हमास का समर्थन बढ़ता है, जो खुद को इजराइल के आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध करने वाली प्रमुख शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। इन संघर्षों में हर बार नागरिक हताहत होते हैं, विस्थापन बढ़ता है और पहले से ही गंभीर मानवीय संकट और बढ़ जाता है, जो हिंसा के चक्र को और भी मजबूत करता है। बाहरी तत्वों की भूमिका। क्षेत्रीय प्रभाव। ईरान जैसे देश हमास को वित्तीय और सैन्य समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे उसकी सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा मिलता है और इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखने में मदद मिलती है। दूसरी ओर, इजराइल को अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से मजबूत समर्थन प्राप्त है, जो क्षेत्रीय भूराजनीतिक दृष्टिकोण में सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। मध्यस्थता प्रयास। मिस्र, कतर और अन्य क्षेत्रीय अभिनेता अक्सर संघर्ष के दौरान युद्धविराम की मध्यस्थता करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य तत्काल हिंसा को रोकना होता है,
न कि संघर्ष के मूल कारणों जैसे भूभागीय विवाद, गाजा की घेराबंदी और लंबी अवधि के शांति समझौते की कमी को हल करना। यही कारण है कि हिंसा के चक्र बार बार जारी रहते हैं। वर्तमान स्थिति 24 दिसंबर 2024 तक इस संघर्ष में 45,000 से अधिक फलस्तीनी मौतें हो चुकी हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाजा में लगभग 1.9 मिलियन फलस्तीनी रहते हैं, जो कुल जनसंख्या का 85% हैं। इनमें से कई बार बार विस्थापित हुए हैं और अति भीड़ भरे शरण स्थलों में शरण ली है, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। संघर्ष, घेराबंदी और सैन्य ऑपरेशनों ने माल और लोगों की आवाजाही को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है, जिससे भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA के अनुसार गाजा में 1 मिलियन से अधिक फलस्तीनी शरणार्थी खाद्य सहायता पर निर्भर हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गाजा के शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने का कार्य किया है, लेकिन संकट के पैमाने और लगातार पहुंच प्रतिबंधों के कारण राहत प्रयासों में कठिनाई हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता की अनुमति देने और शरणार्थियों के दुखों को कम करने के लिए तत्काल राजनीतिक कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, एक बार फिर हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। साथ ही अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना या सुनना चाहेंगे, यह भी ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और मेहनत करने का मौका दें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।